हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी। मैं आप सब लोगों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी मेंस के सेकंड पेपर के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस का जो सेकंड पेपर 250 मार्क्स का होता है उसका सिलेबस क्या है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बुक्स उसके लिए पढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो है त्रिवेदी 1। त्रिवेदी 1 कोड यूज करते ही आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ ही मेरे अलावा भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाते हुए मिलेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। उसके साथ ही आपको एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का मेरा एड्रेस दिया हुआ है, बीएल त्रिवेदी कोर्स के नाम से। आप यहां जाने के बाद टेस्ट ले सकते हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। जो बच्चा आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरे बारे में जान सकता है, जैसा कि माई सेल्फ बीएल त्रिवेदी, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, फेस आईएएस इंटरव्यू एंड रिटर्न 2 टाइम्स आरएस मेंस एग्जामिनेशन। और जब मैंने आईएएस और आरएस की तैयारी की थी उस समय मेरे ऑप्शन हुआ करते थे, एक तो हिस्ट्री और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एमए इन हिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, वहां से मैंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ है। टीचिंग सिंस 2015 इन वेरियस कोचिंग स्पैन इंडिया, 2015 से मैं भारत के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। और राइट नाउ वर्किंग ऑन अ बुक विच इज ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी हाल ही में मैं एक इंडियन इकोनॉमी की बुक लिखने पर काम कर रहा हूँ। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा कोड त्रिवेदी 1 यूज करने के बाद, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप 15,500 से ज्यादा कोर्सेज को देख पाएंगे यूपीएससी सीएससी पर। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर इत्यादि के सारे जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं यूपीएससी में, आईएएस में, उस तक आपका एक्सेस हो जाएगा। और आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान कोई भी बाधा या कोई भी व्यवधान महसूस नहीं करेंगे और पूरा सपोर्ट जहां तक हो पाएगा आपको मिलता रहेगा। आप एक प्लस कोर्स है अनअकैडमी का, वो भी चूज कर सकते हैं, और एक आप आइकॉनिक कोर्स है वो भी चूज कर सकते हैं त्रिवेदी 1 मेरा कोड यूज करते हुए। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 ईयर का आपको कोर्स लेना है, क्योंकि यूपीएससी एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कम से कम 2 साल तक तो तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कोर्स चूज करना है, ऐसे कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना है ताकि आपको साल 2 साल तक कोई तकलीफ ना हो। 12 मंथ का आप देख सकते हैं 49,500 रुपीज फी है, लेकिन आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 44,550 रुपीज हो जाता है। अगर आप 24 मंथ यानी 2 ईयर के लिए लेने की सोच रहे हैं तो आप मंथली भी ले सकते हैं, पर मंथ 3,000 के हिसाब से। और अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो 72,000 रुपए में है, लेकिन आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मंथली का सिर्फ 2,700 रुपए देना पड़ेगा, ना कि 3,000 रुपए। और 72,000 रुपए की जगह 2 साल का आपको 64,800 रुपए देना पड़ेगा, यानी 10% का सीधा सीधा प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट आपको 3 ईयर के लिए भी मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक कोर्स जो अनअकैडमी के पास है वो आइकॉनिक कोर्स है, वो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए अवेलेबल है। उसमें भी आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा अगर आप मेरा कोड त्रिवेदी 1 यूज करते हैं तो। देख सकते हैं आइकॉनिक कोर्स का फी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक और पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि अनअकैडमी की पॉलिसी है। चलिए दोस्तों, ये मेरा स्पेशल क्लास का पिक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूं। चलिए, ये मेरा टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप देख सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, अनअकैडमी बीएल त्रिवेदी। आप टेलीग्राम पर इसको सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी बीएल त्रिवेदी। तो आज हमारा जो क्लास है वो, जैसा कि आपको बता ही दिया है मैंने, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। यानी आपको पता होगा कि जब हम यूपीएससी के मेंस की तैयारी करते हैं, या यूपीएससी के मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं,
और चारों जीएस के जो पेपर होते हैं वो 250 नंबर, 250 नंबर, 250 नंबर, 250 नंबर, यानी कुल मिला के 1000 नंबर का जीएस पूछा जाता है। और ये जो जीएस है ये महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके पास होने में या फिर आपके रिजल्ट के निर्धारण में। और इसमें से जो पहला पेपर है 250 अंकों का, इस जीएस के पहले पेपर को मैंने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज हम दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी 250 मार्क का जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है। यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ आपको जीएस के सेकंड पेपर में थोड़ा सोशल जस्टिस भी पढ़ना पड़ेगा, जो इसके सिलेबस का हिस्सा है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें कि यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर सेकंड का सिलेबस क्या है, तो आप देख सकते हैं पहला लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक इलाहाबाद पब्लिकेशन का बेयर एक्ट आता है, उस बेयर एक्ट को लेके आना है और बेयर एक्ट में जितने भी काम के आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब बेयर एक्ट के अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो आपको दो चीजें सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। उसमें से मैं कहूंगा एक ही चीज पढ़ें और वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी वाली बुक है वो अल्टीमेट तरीके से लिखी गई है। एक गाइड के रूप में भी ले सकते हैं आप, नोट्स के रूप में भी ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट वर्जन लाना है और उसका पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पूरा रट्टा मार लेना है, समझ लेना है और इतनी बार पढ़ना है कि बिना बुक देके आप किसी को उसमें से आंसर बता पाए। लगभग 10-15 बार उस बुक को पढ़ लेना है। लक्ष्मीकांत के अलावा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डीडी बसु पढ़ना पसंद करते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे। डीडी बसु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन डीडी बसु मैं चाहूंगा वही बच्चे पढ़े जिनका पॉलिटी अच्छा है, पॉलिटी जिनका ऑप्शनल पेपर है और जिन्हें सिर्फ जीएस के लिए पढ़ना है, जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं और 10 में से 8-9 प्रश्न आराम से सॉल्व करना चाहते हैं, वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं मैं नहीं कहूंगा उन्हें और कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत से बहुत सारे नहीं लगभग सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट और करंट अफेयर के टॉपिक को मिला लेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का अगर यूज करेंगे तो आपका मेंस का पेपर क्लियर हो जाएगा इससे। अब सिलेबस की बात कर रहा था मैं, तो भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, मतलब देश का संविधान कैसे बना, कौन से एक्ट आए, अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, कौन से एक्ट में क्या प्रावधान किए गए। उसके अलावा महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो आपको पढ़ना है। संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में कैसे संशोधन होगा संविधान में ये बताया गया है। एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, उसको अच्छे से पढ़ना है। मेनका गांधीवाद को अच्छे से पढ़ना है। तो प्रमुख जो केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे संविधान से जुड़े हुए, उनको पढ़ना है। संविधान कैसे बना उसको पढ़ना है। बहुत सारे कार्यक्रम भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं संविधान के बारे में, बहुत सारे न्यूज चैनलों ने संविधान नाम से सीरीज बना रखी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें संविधान की आत्मा बसती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। संघ और राज्यों के बीच में यानी केंद्र और राज्यों के बीच में क्या शक्ति का संतुलन है, क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संघीय ढांचे के बारे में आपको पढ़ना है और उसमें आने वाली चुनौतियां, चाहे वो केंद्र राज्य संबंध के बीच में वित्तीय हो या फिर ताकत को लेकर हो, या फिर चाहे नीति आयोग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा संविधान निर्माण में क्या क्या बाधाएं आई, क्या संविधान में अभी और कुछ संशोधन करना चाहिए, क्या भारत के संविधान को नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, ये सारे ऐसे बड़े मुद्दे भी हैं जो आपको डील करने पड़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न घटकों बीच शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी भारत में आपको पता होगा कि 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, केंद्र सूची जिसे केंद्र सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची या संघ सूची के ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और जो समवर्ती सूची है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट है, उस पर दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अंत में केंद्र का कानून मान्य माना जाएगा। तो किसमें कितने विषय हैं, उन विषयों को उसमें क्यों रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कर दी है आपको कि हमारे देश में प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होता है,
अमेरिका में राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, और अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी चल रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं और भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि गणतंत्र लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर होता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या बातें मेंशन कर रखी है, हमारे देश में चुनाव कैसे होता है, दूसरे देशों में चुनाव कैसे होता है, लिखित संविधान कहाँ पे, अलिखित संविधान कहाँ पे, दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या क्या, कौन कौन कैसे कैसे काम करते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राज्यसभा की क्या भूमिका है, राज्यसभा क्यों जरूरी है, और राज्यसभा और लोकसभा जैसी चीजें जब वैदिक काल में सभा और समिति के नाम से जानी जाती थी, तो उनमें और आज की शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। आपको क्या लगता है कि अकबर की शासन व्यवस्था कैसी थी और वर्तमान में शासन व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो संसद के जो या संसदीय सांसदों के जो मूल अधिकार है, विशेषाधिकार है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपको जानना पड़ेगा भारत में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, पार्टियों के बारे में, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां कितनी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां कब घोषित की जाती है, नेशनल पार्टी कब घोषित की जाती है, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, कौन कौन भारत में वोट दे सकता है, इसके लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1955 जो है उसके बारे में आपको पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति होती है, चाहे वो कैग, सेंट्रल ऑडिटर जनरल जो है कैग वो हो, अटॉर्नी जनरल हो, तो इनके शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व, इनके बारे में आपको जानना है। क्या महत्व है, कैसे काम करते हैं, कैसे इनको पद पे चुना जाता है, कैसे इनको हटाया जाता है, ये सारी बातें आपको समझनी है। और यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूं कि पॉलिटिकल साइंस या संविधान पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो आपको साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ना है। दोनों की शक्तियों का कंपेरिजन भी हो जाएगा और दोनों चीजें जुड़ी हुई है याद भी हो जाएगी। उसी तरह से जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो आपको राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति पढ़ना है और आपातकाल पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपातकाल तीनों चीजें जुड़ी हुई है। एक ही दिन में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपातकाल तीनों एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुरंत एक साथ पढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दोनों में अंतर तो ज्ञात होगा ही, लेकिन साथ में आपको ये समझ विकसित होगी कि दोनों कैसे काम करते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये सारी बातें भी आपको पता चलेगी। विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में, अर्ध संवैधानिक न्यायिक निकायों के बारे में भी आपको पढ़ना है। संविधान क्यों बनाया जाता है, क्या आवश्यकता है, क्या सभी देशों में संविधान होता है या कोई देश ऐसा भी है जिसमें संविधान नहीं है, संविधान बनने की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई, दुनिया में कब शुरू हुई, क्या संविधान के बिना देश चलाया जा सकता है, सरकार किसे कहते हैं, एनजीओ किसे कहते हैं, 2 पार्टी अमेरिका में है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, भारत में कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ऐसा क्यों है, क्या अमेरिका वाला मॉडल ज्यादा सही है या फिर भारत का मॉडल, संसदीय प्रणाली ज्यादा सही है, ये आपको बेसिकली सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी कि सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर हैं या मूल अधिकारों को लेकर हैं, चाहे वो डीपीएससी को लेकर है या फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर है या राइट टू प्राइवेसी को लेकर है, क्या वो कहां तक संविधान से मेल खाती है, कहां तक नहीं खाती है, कौन कौन सी नीतियां सरकार की ऐसी आज तक बनी है आजादी के बाद जो संविधान के खिलाफ थी और उसमें वापस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर संशोधन किया गया या संविधान संशोधन किया गया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनजीओ के बारे में, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो लक्ष्मीकांत बुक में दे रखी है, आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी संस्थाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें जो जनसंख्या देश की है उसमें जो संवेदनशील वर्ग है, जैसे एससी, एसटी, गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, देश में समानता और समता स्थापित करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, क्या संविधान कहता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संविधान क्या कहता है, सरकार की नीतियां क्या कहती हैं, कैसे सरकार आय की असमानता को दूर करने, बेरोजगारी दूर करने इत्यादि का प्रयास करती है,
ये सारी बातें भी आपको जाननी है, समझनी है। इसके अलावा गरीबी और भूखमरी से संबंधित विषय भी सेकंड पेपर में दिए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, जो आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी पढ़ने हैं, जो पेपर 3 में है। तो आपको गरीबी और भूखमरी से संबंधित विषय को भी यहां डील करना पड़ेगा। इसके अलावा शासन व्यवस्था में जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, सिटीजन चार्टर है, उसकी सीमाएं हैं, संभावनाएं हैं। उसके अलावा और बहुत सारे ई गवर्नेंस के प्रयोग हैं जो सरकार ने मॉडल विकसित किए, उनके बारे में समझना है। एक डेमोक्रेसी को सफल बनाने में सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, इनकी क्या भूमिका होती है। जो आप बनने जा रहे हैं, वो बनने के बाद आप लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे, क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 बात करता है। तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि राज्य सेवाओं के बारे में कौन बात करता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको जानना है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। यानी यहां पे अगर आईआर की बात करूं मैं प्यारे बच्चों, तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में 200 देश हैं और 200 देशों के साथ हमारे संबंध नहीं देखने हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध है, उसको ध्यान में रखना है। पड़ोसी देशों के अलावा हाल ही में अगर किसी देश के साथ हमारा विवाद रहा है, उसको ध्यान में रखना है, उसके साथ भारत का कंपैरिजन करना है। और उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ हमारे क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानना है। तो एक तो पड़ोसी देश, एक जिनके साथ हमारे विवाद है, और मोस्टली पड़ोसी देशों के साथ ही हमारे विवाद है, एक रूस, अमेरिका, चाइना, इनके बारे में भी आपको जानना है। जो बड़ी शक्तियां हैं उनके साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं। और उसके अलावा खास करके आपको यह भी जानना है कि इन सारे देशों के साथ हाल ही में या प्राचीन काल में कौन कौन सी बड़ी संधियां हुई है, उस संधि के क्या प्रभाव हुए हैं, और जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए अभी तक क्या किया गया है, और कौन सी कमेटी गठित की गई है, कौन सा निकाय गठित किया गया है। ऐसे आपको डील करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि 200 देशों के बारे में नहीं पढ़ना है। मोस्टली हर बार मेंस का जब आप पेपर देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 20 देशों के साथ, लगभग, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 12-13 और मैक्सिमम 20 देशों के साथ आपको भारत के रिलेशन को समझना पड़ेगा। और उसमें भी बड़ी बड़ी मुद्दे और वर्तमान में जो चेंज हुए हैं, डायनेमिक चेंज हुए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी पॉलिसी जो चाइना भारत के खिलाफ ला रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है साउथ चाइना सी के बारे में। तो साउथ चाइना सी भारत का इंटरनेशनल रिलेशन कैसे प्रभावित कर रहा है, वियतनाम के साथ कैसे हमारे संबंध है, नेपाल के साथ हमारा क्या पंगा चल रहा है। हाल ही में अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि राम हमारे यहाँ के रहने वाले थे, राम हमारे यहाँ जन्मे थे। तो इस तरह के मुद्दे भी आपको डील करने पड़ेंगे। डिप्लोमेसी के बारे में समझना पड़ेगा। और आप जब आईएफएस बन जाएंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे और एम्बेसडर बनाया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पासपोर्ट कैसे बनता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी कितने प्रकार की होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय मूवी जब अमेरिका में रिलीज होती है और अमेरिका के पर्यटक जब हिंदुस्तान में आते हैं, तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, फर्स्ट पेपर जो हमने हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस किया था, जीएस का, उसमें सोशल साइंस भी था थोड़ा सा, और उसके अलावा ज्योग्राफी भी था। वहां पे करंट अफेयर का ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है, इसमें ज्यादातर प्रश्न करंट अफेयर से जोड़ जोड़ के पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से डील करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना। द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, लोकसभा राज्यसभा टीवी हो गई, डीडी दूरदर्शन हो गए, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सुनना है। और जहां तक हो सके किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे अनअकैडमी वगैरह। और जो भी करार होते हैं भारत के दूसरे देशों के साथ, संगठनों के साथ, उसमें क्या क्या बातें की हैं, संधि में क्या क्या किया गया है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जानना है। नेक्स्ट, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रवासी भारतीय कैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, कल्चर को प्रभावित करते हैं, भारत सरकार की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे बनी, क्यों बनी, उनकी संरचना क्या है, उनके मैंडेट यानी अधिदेश क्या है, क्या उनके आधार पर दुनिया काम करती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो नाटो हो,
इन सब के बारे में आपको समझना है। कोई बैंक ऐसा बना है जो जिसमें भारत साझेदार है, हिस्सेदार है, अध्यक्ष है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके साथ क्या पंगा है भारत का, क्या संशोधन की वहां पे आवश्यकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे सुरक्षा परिषद हो गई यूएनओ की, उसमें भारत एंट्री नहीं कर पा रहा है, क्या बाधाएं हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सब्सिडी के तरीके हैं और उस कृषि सब्सिडी को लेकर भारत के साथ हमेशा टकराव चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसको आपको समझना पड़ेगा। ब्लू बॉक्स सब्सिडी किसे कहते हैं, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी किसे कहते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेकंड या थर्ड दोनों में से किसी भी पेपर में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब मैंने यहां पे आपके सामने ये बात रखी है कि 2013 से लेकर 2016 के बीच में 4 सालों के प्रश्न पत्रों का मैंने विश्लेषण किया है कि कहां से कितनी कितनी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस वाले सेगमेंट से या इस तरीके से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं और अन्य देशों के साथ हमारे संविधान की अगर तुलना की जाए तो 2013 में यहां से 20 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए थे, 14 में 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था, 15 में 25 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2016 में यहां से 37.5 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए थे। यानी आप कह सकते हैं पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर वापस 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहां से हमेशा ही 15 से लेकर 17 नंबर के प्रश्न भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं और अन्य देशों के साथ तुलना से पूछे गए। तो आप देख रहे हैं यहां से कभी भी 0 प्रश्न नहीं पूछे गए, हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। संघीय ढांचे से संबंधित केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय शासन यानी आप कह सकते हैं पंचायती राज या फिर नगर पालिका नगर निगम, यहां से प्रश्न पूछे गए। 2013 में एक ही प्रश्न आया था 10 नंबर का, 2014 में वापस एक प्रश्न आया 12.5 नंबर का, फिर 2015 में सीधे 37 नंबर के प्रश्न आ गए और 2016 में 25 नंबर के 2 प्रश्न आ गए। यानी यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 15 नंबर के प्रश्न ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 जो है उसके बारे में भी हमेशा लगभग एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है, लगभग 12 नंबर का। कार्यपालिका से रेगुलर प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ एक बार 4 सालों में प्रश्न 25 अंक का पूछा गया है। 2014 में 2 प्रश्न पूछे गए कार्यपालिका से संबंधित। तो आप कह सकते हैं कि यहां से लगभग अगर ऑन एन एवरेज निकाले तो 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो भी कभी कभी, और कभी सडनली पूछ लेगा, क्योंकि यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, कोई भरोसा नहीं कहां से कैसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है और फिर दिमाग लगाना है कहां से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। और कम से कम प्यारे बच्चों 10 साल का प्री का और 10 साल का मेंस का जो पेपर है आईएएस का, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। और प्री के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आईएएस के साथ साथ 10 साल का राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, एमपी, इनके जो प्री के पेपर है उनको भी अच्छे से पढ़ लो, जो स्टेट पीसीएस के होते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। अरिहंत का एक आता है प्री के लिए, उसको पढ़ लो। मेंस के लिए आप जिसको चाहे उसको सॉल्व पेपर के रूप में ला सकते हैं, यूपीएससी का ही पढ़ना है, 10 साल का पेपर, 15 साल का पेपर ला के पूरा पढ़ लो और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करने की। खैर, अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में 2013 और 16 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 14 और 15 में एक एक प्रश्न पूछा गया था 12.5 अंकों का। और विभिन्न घटकों के मध्य शक्ति का पृथक्करण जो होता है उसके बारे में 1 साल छोड़कर 1 साल प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। और संवैधानिक पद, विधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, इसके बारे में हमेशा लगभग 20 नंबर का प्रश्न लगभग हमेशा पूछा गया है, आप देख सकते हैं। 2013 में यहां से 30 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए, 2014 में 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया, फिर 2015 में 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया और फिर 2016 में 25 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है या सिविल सेवा क्या कर सकती है, इसके बारे में हमेशा प्रश्न न पूछ के 1 साल छोड़कर 1 साल प्रश्न पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं लगभग 112 नंबर के प्रश्न, 100 नंबर के प्रश्न, 80 नंबर के प्रश्न, ऐसे आप देख सकते हैं। 80 नंबर के प्रश्न टोटल पॉलिटी से 2013 में पूछे गए, 100 नंबर के प्रश्न 2014 में पूछे गए, 100 नंबर के प्रश्न पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से 15 में पूछे गए और 112 अंक के प्रश्न 2016 में पूछे गए। तो पॉलिटी से 250 नंबर में से ऑन एन एवरेज 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में।
यानी सेकंड पेपर जो यूपीएससी के मेंस में 250 नंबर का आता है, उसमें से 100 नंबर के प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के संबंध में पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी के अलावा और क्या था, तो सामाजिक न्याय और शासन प्रणाली। अब अगर सामाजिक न्याय और शासन प्रणाली की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज, गरीब, मजदूर, श्रमिक, किसान, एससी, एसटी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनके बारे में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेशनल हेल्पिंग ग्रुप, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कितना ड्रामेटिक चेंज करता है। विकास के लिए सरकारी नीतियों से संबंध में प्रश्न 2016 में नहीं पूछा गया, 15 में नहीं पूछा गया, लेकिन 14 में सीधे 50 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले 2013 में 10 नंबर का सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था। तब जो व्यक्ति 2013 को बेस बनाकर पढ़ेगा कि 10 अंक का एक ही प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो वो 2014 में गड़बड़ कर देगा और 50 नंबर खो देगा। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना है, इसको हमेशा ध्यान रखना, भरोसे नहीं रहना है। हाँ, आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि पहले वो प्रश्न करने हैं जहां से हमेशा यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, जैसे ये वाला सेगमेंट गैर सरकारी संगठन वाला, जैसे मानव संसाधन से संबंधित विषय वाला सेगमेंट हर साल लगभग प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इनको पहले कीजिए, बाकी बाद के प्रश्न जो हैं वो बाद में डील किए जा सकते हैं। आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 की, तो आपको पता चल जाएगा 10 सालों का एनालाइज करने के बाद कि 2021 में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे पता चलने लग जाता है। और खासकर जब करंट अफेयर को साथ में डील करेंगे। इसके अलावा गरीबी और भूखमरी से संबंधित विषय, वैसे सरकार बहुत रोना चिल्लाना करती है, लेकिन 4 साल में सिर्फ एक बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया है सिर्फ 2015 में। अब शासन प्रणाली, ई गवर्नेंस के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में, यहां से लगभग हर साल 30 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस समय बड़ा चल रहा था ये 2012 से लेकर 16-17 के बीच में। अब अगर बात करें कि शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और सोशल जस्टिस के बारे में कितने नंबर का प्रश्न 250 में से पूछा गया है, तो लगभग हर साल 85 मार्क का प्रश्न यहां से पूछा गया है। अब पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोशल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब आपके सामने बच जाता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हर साल लगभग 60 नंबर के प्रश्न पूछे गए हर साल। यानी आप कह सकते हैं 2-3 प्रश्न हमेशा आईआर पर रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पर रहते हैं। और उसमें भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान पे हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, 2 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा द्विपक्षीय क्षेत्रीय समूह, विकासशील देशों के साथ भारत की नीतियां, उनका भारत पर प्रभाव और प्रवासी भारतीयों पर हर साल 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों में से एक प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे यूपीएससी किसी को छोड़ नहीं रही है। एक प्रश्न आईआर यानी भारत और पड़ोसी देश के बीच संबंध में पूछ लेगा, एक प्रश्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेगा, और एक प्रश्न प्रवासी भारतीय या फिर भारत के साथ दूसरे देशों और संगठनों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पे छोड़ता किसी को नहीं, यूपीएससी सबको पकड़ के रखा है। हर सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। तो इस हिसाब से आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पेपर में जो हो जाता है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है, प्रशासन वाला पार्ट है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आईआर में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंदाज लगाना आईआर में बहुत आसान होता है कि ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आईआर बहुत डायनेमिक होता है और करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहता है, वहां से ही मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो पता चल जाएगा। आपको बस एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद जो करंट अफेयर चल रहा है उसको अच्छे से समझना है, और करंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिला लोगे और 10 साल का अच्छे से एनालाइज करके सोचोगे और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह का हेल्प लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगले साल जब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से आपके 250 अंकों का विश्लेषण मैंने आपको करके बताया है। अब एक 2016 का जो पेपर है आप देख सकते हैं, यूपीएससी आईएएस मेंस का जीएस सेकंड पेपर 250 नंबर का, ये जिसको अभी हमने विश्लेषण किया सिलेबस का और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब 2016 के प्रश्न पत्र को हम देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न 200 शब्दों से अधिक इसको आंसर नहीं लिखना है। 12.5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, और 20 प्रश्न हर पेपर में होते हैं। 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन आवश्यक तत्वों
और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच हाल में समाचार पत्रों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है और परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यन में एक प्रवृत्ति का उदय किया है। यानी आपको 69वां संविधान संशोधन अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी विशेषताएं, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है ये पता होना चाहिए, आपको एनसीआर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट में यानी हाल ही में 2016 की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच में क्या मतभेद रहे और केंद्र राज्य संबंध क्या है भारत में और कैसे भारत में इनको डील किया जाता है, उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है और प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। अब ये प्रश्न 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है और उसका अपना संविधान अपना झंडा बनाता था, इसको हालांकि बाद में मिटा दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन ये प्रश्न तब पूछा गया जब संविधान में ये था आर्टिकल 370। तो आपको 370 आर्टिकल किन परिस्थितियों में लाया गया, क्या क्या वो जम्मू कश्मीर को विशेषताएं प्रदान करता है और क्या क्या विशेष प्रावधान उसके लिए करता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको 2016 में यह भी पता होना चाहिए कि भविष्य में इसको हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है भारतीय समाज पर और राजनीति पर, तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरी हुई है। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि आजादी के समय कितनी पार्टियां थी देश में, मोस्टली कांग्रेस ही थी, और उसके बाद कौन कौन सी पार्टियां बनी, और आजकल देखें तो एक तो बीजेपी है, कांग्रेस है, एनडीए, यूपीए। तो आपको ये चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारे देश में कौन कौन सी क्षेत्र पार्टियां हैं, कैसे उनको दर्जा दिया जाता है, और उसके साथ ही किस प्रकार से पार्टी का जो कल्चर है, जो विरोधाभास उनके अंदर पाए गए हैं, उनके वादे, उनके काम करने के तरीके, उनके मैंडेट, उनमें क्या क्या चेंजेज आया है, ये सब बातें आपको यहां पे करनी पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों के बारे में। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के व्युत्पन्न है, चर्चा कीजिए। क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं ले कैग की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं होगा? यानी संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो अकाउंट्स हैं उसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, कंप्यूटेड ऑडिटर जनरल, कैसे चेक करता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, और उसके सापेक्ष आपको आर्टिकल 149 के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। 12.5 अंक का ये प्रश्न दिया गया था। आर्टिकल के अलावा अगर हम बात करें तो अब प्रश्न नंबर 5 जो है वो प्रियम्बल या प्रस्तावना के बारे में है, जो संविधान की कुंजी कही जाती है। इसमें यह लिखा गया है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। यानी गणराज्य किसे कहते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, 2 लाइनें प्रस्तावना के बारे में लिख देनी है। और गणराज्य के बारे में तो सब जानते हैं, रिपब्लिक, गणराज्य का मतलब क्या होता है। अब गणराज्य के बारे में आप नहीं जानते तो आपको अच्छे से पता होगा कि लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से इसके बारे में 25-30 लाइनें दे रखी है, उसको याद कर लेना है प्रस्तावना वाले सेगमेंट में ही, और उसको आंसर यहां पे लिख लेना है आपको। आगे बात करते हैं 6, कोहिलो केस में क्या अभी निर्धारित किया गया था, इस संदर्भ में आप क्या कह सकते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व है। अब आपको इसमें कोहिलो केस अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें क्या किया गया था ये पता होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनरावलोकन है आर्टिकल 13 खास करके, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन है कि नहीं है शामिल, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 12.5 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। अब ये कोहिलो केस तो उस समय चर्चा में रहा था 2016 में, न्यायिक पुनरावलोकन को इसके साथ जोड़ दिया गया, बुनियादी ढांचे को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। तो करंट अफेयर को जो यूपीएससी है वो क्या करता है, आपके बेसिक जनरल नॉलेज से, जीएस से जोड़कर पूछता है। आज से लगभग 10 साल पहले का पेपर उठा के देखेंगे तो करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर, स्टैटिक जीके मतलब स्टैटिक जीके, लेकिन आजकल दोनों को मैच कर रहा है, दोनों को मिला रहा है। और इंटरडिसिप्लिनरी
अप्रोच, यानी ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री को भूगोल के साथ, जब तक ये डेवलप नहीं होगा और जब तक आप सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे और करंट के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, संविधान के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, सरकार की नीतियों के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक नहीं होगा एग्जाम पास। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी की ज्यादातर विशेषताएं भारतीय संविधान में बाद में ली गई थी, इसके बारे में चर्चा करना है। तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान बना था उससे पहले कई सारे एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट थे, उसके अलावा 1909, 1919, 1935, 1947 कई एक्ट आए थे। तो वो एक्ट हिस्ट्री में भी काम आ जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी काम आ जाते हैं। उन्हें एक्ट का एक अच्छे से बुकलेट टाइप बना लीजिए अपने मर्जी से, एक मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम यूज कीजिए, एक गूगल यूज कीजिए, एक किसी अच्छे सर की क्लास यूज कीजिए और उसके बाद लक्ष्मीकांत यूज कीजिए। 4-5 जगह से निकालिए मैटर, निकालने के बाद एक एक एक्ट लिखते रहिए, बनाते रहिए एक्ट के बारे में, बस हो गया काम खत्म, इससे आंसर निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 8, अर्ध न्यायिक निकाय से आप क्या समझते हैं? अर्ध न्यायिक निकाय किसे कहते हैं और उसके 2-3 उदाहरण देते हैं, 12.5 अंक यहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट 9वां, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव है? शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया था 2016 में, 12.5 अंक का। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कई सारी किताबें लिखी हैं और उन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स में, कल्याण क्षेत्र में गरीबी के ऊपर काम करने के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था, नोबेल प्राइज। हालांकि बाद में अभिजीत बनर्जी को भी दिया गया, उनकी पत्नी को भी दिया गया जो फ्रांस की रहने वाली है हाल ही में। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक 2 भारतीय अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पर अपने कई सारे विचार जो हैं वो आर्टिकल, थीसिस और रिसर्च पेपर के साथ साथ किताबों में मेंशन किए हैं। आपको उन्हीं के आइडियाज को वहां से उठाना है और बताना है कि वो क्या चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वो क्या जरूरी है, क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कमियां हैं, क्या प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बातों को मानने के बाद वो दूर हो सकती है, कैसे उनको अप्लाई किया जाएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको 12.5 अंक यहां पे मिल जाएंगे। प्रश्न 10, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक मतलब प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब पता होना चाहिए, अंत में आपका निष्कर्ष। गैर राजकीय कर्ता है जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, जाति धर्म वर्ग विशेष के, वो कैसे शासकीय तंत्र में इंटरफेयर करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय में। प्रश्न नंबर 11, विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है, भारत के संबंध में इस कथन की व्याख्या करनी है, समझाना है। शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय के ऊपर 12.5 अंकों का यह प्रश्न है। यानी विभिन्न स्तर कौन से सरकारी तंत्र के? जिला, राज्य, उसके बाद केंद्र। तो आपको जन सहभागिता, लोगों को उसके अंदर शासन प्रणाली में, लोकतंत्र में अटैच करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहां बताना है। प्रश्न नंबर 12 करंट अफेयर से जोड़कर पूछा गया है, जो ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे पायदान पर है। अभी एक्चुअल में करप्शन के लिए एक सूची जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, किस देश में करप्शन का क्या लेवल है। तो आपको ये इसमें बताना पड़ेगा कि भारत में नैतिकता का जो ह्रास हुआ है उसके पीछे क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। और खास करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कारण बताती है उसको मेंशन करना है और बाद में अपने से 2-3 कारण जोड़ सकते हैं किसी कमेटी के, तो वो भी जोड़ देने हैं। तो 12.5 अंक आपको आसानी से यहां से मिल जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया दी है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? यह प्रश्न इसमें पूछा गया। यानी क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में, 1991 में उदारीकरण जो शुरू हुआ, निजीकरण जो शुरू हुआ, वैश्वीकरण जो शुरू हुआ, क्या उसके प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया दी है? यानी भारत सरकार
के द्वारा जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी 24 जुलाई 1991 को, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय जो ये पॉलिसी लाई गई उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस पॉलिसी के लाने के बाद क्या सरकारी तंत्र ने बहुत अच्छे से इस पॉलिसी के लिए कार्य किया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 14, पारंपरिक अधिकारी तन, ये जो 13 नंबर का प्रश्न है 1991 एलपीजी पॉलिसी, ये इकोनॉमी का भी प्रश्न है और उसके साथ ही शासन प्रणाली सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है। तो ये थर्ड पेपर जो है उसमें भी पूछा जा सकता था और इसमें भी पूछा गया है दूसरे नंबर पेपर में, सेकंड जीएस के पेपर में। प्रश्न नंबर 14, पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति में भारत सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है। यानी ट्रेडिशनल तरीके से भारत में जो प्रशासन किया जाता था, शासन चलाया जाता था, सामंती व्यवस्था हुआ करती थी, उससे भारत में सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो बाधित हुआ है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी, कैसे। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। 12.5 अंक का यह प्रश्न है, शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय। यानी राष्ट्रीय बाल नीति जो सरकार के द्वारा घोषित की गई उसके बारे में यहां चर्चा करनी है। और प्रश्न नंबर 16 जो है वो पूछ रहा है जननांग के लाभांश, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न है। डिविडेंड जो होता है, यानी जो युवा जनसंख्या उसका हम यूज कैसे कर पा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। अब जननांग के लाभांश का मतलब है अगर आप अपने देश की युवा जनसंख्या जो चाइना और भारत में भरपूर मात्रा में है उसका सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी डिविडेंड की तुलना में डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। भैया एक युवा व्यक्ति है, अब उस युवा व्यक्ति को आप काम पे नहीं लगाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, कुशल नागरिक नहीं बनाएंगे, सभ्य और सामाजिक व्यक्ति नहीं बनाएंगे तो वो आतंकवादी बनेगा, नक्सलवादी बनेगा। क्योंकि प्रकृति को खाली स्थान पसंद नहीं है, प्रकृति को भरा हुआ स्थान चाहिए। और इसीलिए जब हम जननांग के लाभांश की बात करते हैं तो हमारे पास जो युवा लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसका अगर हम देश और समाज के विकास में योगदान नहीं लेंगे तो वो राह पे भटक जाएगा, कुशल और शिक्षित नहीं बन पाएगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील बनाने और रोजगार योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, तब तो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति भी नहीं आई थी जो अभी आई है 2020 में, तो आपको इसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। चलिए, खैर 2016 में जीएस पेपर सेकंड में 17 नंबर का प्रश्न यह है कि विश्व व्यापार संगठन WTO अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करता है, परंतु संधि दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। वही सब्सिडी वाली बात WTO के चक्कर में। अब विकसित देश कह रहे हैं कि भारत जो है कृषि सब्सिडी को बंद करे, भारत कह रहा है कि हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसानों को आवश्यकता है इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों से कॉम्पीट करने के लिए, ताकि वो अपना माल आसानी से बेच सके। तो इस बात को लेकर जो WTO की दोहा वार्ताएं हैं उसमें जो सब्सिडी के कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको लक्ष्य और उद्देश्यों पर चर्चा करनी है और भारत सरकार का पक्ष रखना है। 12.5 अंक का ये अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, शीत युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। IR के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न। आप लोगों को पता होगा कि 1947 से लेकर, यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद से लेकर अमेरिका ताकतवर होता गया और अमेरिका के साथ एक देश और ताकतवर हुआ जिसका नाम है रशिया। और रशिया और अमेरिका दोनों ही दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अमेरिका जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था वो पूंजीवादी है, रशिया जिस विचारधारा का USS नाम से प्रतिनिधित्व करता था उसका नाम है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो अमेरिका की तरफ जो पूंजीवादी देश थे, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, और रशिया की तरफ जो समाजवादी देश थे, चाहे वो चाइना हो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो, ये लोगों के बीच में एक अलग से विचारधारा चलती थी कि ये हमारा ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, और आपस में गुप्त संधियां वगैरह ये लोग करते रहते थे और आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते थे। एक प्रकार का शीत युद्ध था, अघोषित शांति थी।
इसके बारे में आपको बताना है। बाद में 1990 में जब रशिया अलग बना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसके बाद ये समस्या दूर हो गई और जो द्विपक्षीय विश्व था वो एक पक्षीय विश्व के रूप में अमेरिका की ओर कन्वर्ट हो गया और अमेरिका ज्यादा ताकतवर बन गया 1990 के बाद। हालांकि वर्तमान में देखें 2020 चल रहा है अभी, और आप देखेंगे कि अमेरिका और रशिया के बिना या उनके अलावा भी बहुत सारे देश है, भारत, चाइना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। खैर, अब एक पक्षीय विश्व नहीं रहा है, अब बहुपक्षीय हो गया है। प्रश्न नंबर 19, भारत में बढ़ते हुए सीमा पारीय आतंकी और अनेक सदस्य राज्यों के आतंकी मामलों में पाकिस्तान द्वारा जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, के भविष्य के लिए सहायक नहीं है। तो आपको सार्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आतंकवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पाकिस्तान के बारे में तो जानने लायक कुछ है नहीं। तो आपको इनको ओवरलैप करना है, मिलाना है, और उसके बाद इसका आंसर लिख लेना है। 12.5 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 20, यूनेस्को के मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? मैकब्राइड आयोग जो है वो करंट में चर्चा में रहा था 2016 में, तो इसके बारे में आपको बताना है। यूनेस्को के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और भारत की क्या स्थिति है मैकब्राइड आयोग को लेकर, इसके बारे में आपको बताना है। 12.5 अंक आपको आईआर में यहां मिल जाएंगे। तो आईआर में आप देख सकते हैं लगभग 60 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। तो आप समझ गए होंगे कैसे डील करना है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बीएल त्रिवेदी मेरा नाम है और त्रिवेदी 1 कोड यूज करके आप अनअकैडमी में 10% का डिस्काउंट मेरे नाम से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।